गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा ऊष्मा स्थानांतरण वाला चैप्टर आपका चल रहा था और उसमें ये टॉपिक रह गया था न्यूटन का शीतलन नियम, जो मैंने आपको बताया भी था कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है और इसका प्रूफ, इसका एक्सपेरिमेंट भी आपके कोर्स में है। तो जो आपकी बुक में न्यूटन के शीतलन नियम का प्रायोगिक सत्यापन है वो आपको नहीं करना, वो एक्सपेरिमेंट के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूटन के शीतलन नियम का जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। किसी वस्तु के शीतलन या उष्मा हानि, शीतलन मतलब वस्तु ठंडी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, उष्मा की हानि हो रही है। शीतलन की दर उस वस्तु तथा उसके वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रैक्टिकल में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे पानी ठंडा होता रहता है वैसे वैसे जैसे जैसे तापांतर कम होता रहता है वैसे वैसे पानी के ठंडे होने की दर भी कम होती रहती है। जैसे सपोज जो हमने पानी लिया, इसमें एक उष्मा मापी होती है, उसमें हम पानी लेते हैं। सपोज पानी का टेम्परेचर जो है वो हमने 60 डिग्री सेल्सियस रखा, पानी को बॉईल करा तो उसका टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, पूरा बॉईल नहीं करा तो 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। और रूम टेम्परेचर, जो वातावरण का टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या है कि वस्तु तथा उसके वातावरण के तापांतर, वस्तु तो हो गई ये जिसका ताप है 60 और वातावरण हो गया ये जिसका ताप है 25, तो दोनों के बीच में तापांतर इस टाइम क्या होगा, इस टाइम होगा तापांतर 35 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी। अब धीरे धीरे पानी ठंडा होता रहा। सपोज पानी का टेम्परेचर ठंडा होके जो है 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और जो वातावरण है उसका ताप तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो इस टाइम जो तापांतर है वो कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। 50 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या है स्टेटमेंट कि वस्तु के शीतलन, जो ठंडे होने की दर है, वो वस्तु और उसके वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे तापांतर कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसके ठंडे होने की दर भी कम होती जाएगी। जब हम इसमें रीडिंग लेते हैं तो हम देखते हैं कि पहले मिनट में पानी का टेम्परेचर आता है 60, फिर दूसरे में 59, फिर तीसरे में 58। मतलब हर एक मिनट बाद पानी का टेम्परेचर नीचे डाउन होता चला जाता है। अब जैसे हमने देखा कि कुछ 10 मिनट बाद पानी का टेम्परेचर हो गया 50, 11वें मिनट बाद भी देखा पानी का टेम्परेचर रहेगा 50, फिर 12वें मिनट में जाके पानी का टेम्परेचर होगा 49। इसी तरीके से थोड़ी और देर बाद, सपोज 20 मिनट बाद हमने देखा पानी का टेम्परेचर 45, 19 मिनट बाद पानी का टेम्परेचर 45, 18 मिनट बाद पानी का टेम्परेचर 45। तो क्योंकि तापांतर कम हो गया, वस्तु और वातावरण के जो बीच में तापांतर है क्योंकि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पानी के ठंडे होने की दर भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये है न्यूटन का शीतलन नियम। यहाँ पर तापांतर ज्यादा था, 60 और 25 का तापांतर 35, तो पानी के ठंडे होने की दर भी ज्यादा थी। हर एक मिनट बाद टेम्परेचर डाउन जा रहा था। जैसे जैसे तापांतर कम होता गया, 50 और 25 का डिफरेंस 25, तापांतर कम हो गया तो पानी के ठंडे होने की दर क्या हो गई, कम हो गई। फिर 45 आया जब पानी का टेम्परेचर, तो 45 और 25 यहाँ तापांतर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, तापांतर और कम हो गया तो ठंडे होने की दर और कम हो जाएगी। तो ये न्यूटन का शीतलन नियम। अब इसका प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि माना पिंड का द्रव्यमान m, ताप T तथा परिवेश का ताप T0 है। पिंड मतलब जैसे हमने जल लिया, सपोज उसका द्रव्यमान m है, उसका ताप T है, और परिवेश यानी कि जो आसपास का वातावरण है उसका जो ताप है वो है T0। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है, न्यूटन के शीतलन नियम के अकॉर्डिंग पिंड में उष्मा हानि की दर जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, पिंड और उसके परिवेश के बीच तापांतर के बराबर। उष्मा को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उष्मा हानि की दर, क्योंकि उष्मा की हानि हो रही है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस dQ अपॉन dt, क्योंकि दर की बात कर रहे हैं तो dt, dQ अपॉन dt इज इक्वल टू
पिंड और उसके परिवेश के बीच तापांतर, पिंड का ताप P है, परिवेश का ताप T0 है, तो T माइनस T0 अनुक्रमानुपाती था। इक्वल का साइन करने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लगा लेंगे और ये है K, ये स्मॉल k है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है क्योंकि ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो ताप में जब परिवर्तन होता है तो Q हम क्या लेते हैं, mc/dt, जहाँ पर m उसका द्रव्यमान है, c विशिष्ट ऊष्मा है और dt ताप में अंतर है। हमें चाहिए क्या, dq/dt, तो यहाँ से हम dq/dt निकाल लेंगे। तो dq/dt के लिए mc/dt/dt, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये dq/dt का मान जो है ये इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो dq/dt की जगह तो mc/dt/dt, माइनस का साइन इधर ले जाते हैं, माइनस k t माइनस t0। फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, ये स्मॉल k है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर वाली टर्म है, यहाँ पर भी ये dt जो है टेम्परेचर वाली टर्म है, इसलिए ये t माइनस t0 को हम यहाँ ले आएंगे, dt/t माइनस t0 माइनस k स्मॉल के, ये mc इधर जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर ले आएंगे और साथ में इस dt को इधर ले जाएंगे, dt। अब k एक कांस्टेंट था और साथ में m द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, c विशिष्ट ऊष्मा भी कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो इस पूरी टर्म को यहाँ मैंने सर्कल पूरी टर्म पे किया हुआ है, पर हम माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे। इस पूरी टर्म को हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और इसको कौन सा कांस्टेंट लेंगे, कैपिटल K। पहले स्मॉल k चल रहा था, अब हम ले लेंगे कैपिटल K। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, dt/t माइनस t0 इज इक्वल टू माइनस, अब कैपिटल K है, k dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसका इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल dt t माइनस t0 माइनस k dt। कुछ इंटीग्रल्स आपने किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल्स में पावर प्लस हो जाती हैं। कुछ रूल्स होते हैं इंटीग्रल के, मुझे नहीं पता कि आपने मैथ्स में पढ़े हैं या नहीं, पर जैसे जैसे डेरिवेशन में यूज करेंगे वैसे वैसे रूल्स मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर अगर 1/x dx लिखा हो तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है log x। तो इसीलिए dt/t माइनस t0 का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, log t माइनस t0। और इसका जो बेस है वो e, एक्सपोनेंट। log का एक तो 10 होता है बेस, यहाँ पर हम e लेंगे क्योंकि यहाँ 10 की हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं है, माइनस k सॉरी, फिर इंटीग्रल ऑफ dt का इंटीग्रल करेंगे। इसका इंटीग्रल आप पहले भी कर चुके हैं, तो dt का इंटीग्रल होगा t। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल करते हुए हमें लिमिट्स रखनी होती हैं। नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं। बट अगर हमारे पास लिमिट्स ना हो तो हम एक कांस्टेंट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर c हमने एक कांस्टेंट रख दिया, ये log बेस t माइनस t0 और यहाँ पर माइनस k t प्लस c। अगर हम प्रारंभिक ताप की बात करें, t इज इक्वल टू 0 की बात करें, यहाँ पर हम t को 0 रख दें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो c, और हम ये माने कि t बराबर 0 पर जो ताप है वो है T1, t की जगह T1 है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। ये क्या बन जाएगी, log बेस e, t माइनस t0 की जगह T1 माइनस t0, ये 0 प्लस c। ये हमने क्यों रखा है, कांस्टेंट का मान निकालने के लिए। तो c का मान क्या आ जाएगा, log बेस T1 माइनस t0। अब इस c के मान को इस इक्वेशन 4 में रखेंगे। इक्वेशन 4 है हमारे पास, log बेस e t माइनस t0 माइनस के टी प्लस c की जगह log बेस e t1 माइनस t0। अब ये दोनों टर्म्स log वाली हैं, इनको एक साइड ही कर लेते हैं। ये प्लस वाली है, दूसरी साइड जाके माइनस वाली टर्म हो जाएगी, और log में जो माइनस वाली टर्म होती है उसको हम डिवाइड में कर सकते हैं।
जैसे डिवाइड वाली को माइनस में कर सकते हैं तो माइनस वाली को डिवाइड में कर सकते हैं। तो लॉग बेस t माइनस t0, ये इधर आके माइनस में आएगी तो अपॉन में t1 माइनस t0 और यहाँ पर माइनस kt। अब अगर हमें यहाँ से लॉग हटाना है तो ये इधर क्या बन जाएगा, इधर ये पावर में आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि इसका लॉग का बेस e है इसलिए ये माइनस kt जो है e की पावर ही बनेगा। अगर यहाँ पर बेस 10 होता तो ये 10 की पावर बनती। तो t माइनस t0 अपॉन t1 माइनस t0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस kt। ये t1 माइनस t0 जो डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। t माइनस t0 इज इक्वल टू t1 माइनस t0 e की पावर माइनस kt, या t इज इक्वल टू, क्योंकि हमें t का मान निकालना है, इज इक्वल टू t0 प्लस t1 माइनस t0 e की पावर माइनस kt। तो ताप जो है वो समय के साथ चेंज होता है पर चरघातांकी रूप से कम होता चला जाता है क्योंकि e की पावर माइनस में आई है kt। और जो ताप और समय के बीच में ग्राफ बनता है वो इस तरीके से होता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं न्यूटन के शीतलन नियम का, तो उसमें हमें ग्राफ ही बनाना होता है कि ताप और समय के बीच के संबंध का अध्ययन करो। तो उसमें जो हमारी रीडिंग्स होती हैं वो इसी तरीके से आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय कम होता जाता है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ताप कम होता जाता है। और किस तरीके से, चरघातांक के रूप से। अगर ये e की टर्म वाली फॉर्म में ना होता तो सिंपली इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती है कि ताप समय बढ़ा, ताप कम होता गया, पर क्योंकि ये चरघातांक के रूप में है इसलिए इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। हो सकता है कि आपके पास अगर कोई पुरानी बुक हो तो इसमें स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की स्थापना भी की गई हो, पर अब आपके कोर्स में स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की स्थापना नहीं है, तो इसीलिए ये डेरिवेशन आपने सिर्फ यहीं तक करना है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीटेड है।